वेलकम टू मैथ्स मार्वल्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस सर्दी में अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो सर्दी से बच के चलना और अपना ख्याल रखना और गर्म कपड़े पहन कर ही निकलना। तो इसी के साथ आप सभी की सकुशलता की आशा करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय करने के लिए इसकी गति क्या होनी चाहिए। ठीक है भाई। तो भाई यहाँ क्या कॉन्सेप्ट रखना है हमें। भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस रख दो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है ना, बराबर। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है भाई, मुझे 1 घंटे 40 मिनट में तय करनी है से समान दूरी। तो मैंने मान लिया भाई उसने एस स्पीड से तय करी और समय कितना लिया, 1 घंटा 40 मिनट। भाई 1 घंटा 40 मिनट को मैं 5/3 घंटा कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ना भाई। कर दो भाई, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 50, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 तिया 60। एस बराबर हो गया 5 चौक 20, 200, 200 तिया 600 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा आंसर ऑप्शन सी। नहीं तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सा, रेशियो वाला, जिसमें कैसे करेंगे भाई। बोल रहा है समय, टाइम मेरा जो पहले 4 घंटे लगता था अब कितना लग रहा है भाई, 5/3 घंटे, है ना भाई। और समान दूरी तय करनी है मुझे। तो भाई ये आपको बताया था, टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्पीड के। तो जो टाइम का रेशियो होगा समान दूरी तय करने के लिए स्पीड का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये 4 से 5/3 हो गया समय, तो स्पीड हो जाएगी 5/3 से 4। ये कितना आ जाएगा, दोनों की तरफ 3 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट के आएगा 5 से 12। भाई स्पीड का रेशियो हो गया 5 से 12। अगर पहले 5 यूनिट स्पीड थी तो अब 12 यूनिट स्पीड है। लेकिन पहले 5 यूनिट नहीं, 250 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी। कितने गुना भाई, 5 गुना। तो अब जो स्पीड होगी वो भी 12 यूनिट की जगह 5 गुना कर दो, सॉरी 50 गुना। 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है और ठहराव सहित यह 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पहले भी कराया हुआ है। आपको यूपी कांस्टेबल 2018 का जो क्वेश्चन पेपर कराया था मैथ का, उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया है। और 2019 में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस क्वेश्चन को दोबारा दोहराया गया है। इट मीन्स ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा भाई। इस ठहराव को छोड़कर बस की स्पीड क्या है भाई, स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। और ठहराव के साथ भाई, ठहराव सहित का मतलब है जितने समय के लिए बस रुकती है ना स्टॉपेजेस पे या फिर कहीं पर भी ढाबे वाबे इत्यादि पर, तो उस समय को भी बस की स्पीड में काउंट किया जाता है। ठीक, जो बस समय लेती है टोटल दूरी तय करने के लिए उसमें काउंट करते हैं तो स्पीड हो जाती है 36। तो भाई इट मीन्स टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा भाई, समान डिस्टेंस तय कर रहा है। ठीक, अगर मैं स्पीड का रेशियो 45:36 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4:5 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों, एक बार इस लाइन को दोबारा समझते हैं भाई। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कब है, जब मैं वो समय नहीं गिनता हूँ जितने समय के लिए बस रुकती है बीच रास्ते में। ठीक, और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तब है जब मैं वो समय भी गिन लेता हूँ जितने समय के लिए बस रुकती है रास्ते में। अब देखो भाई, बिना रुके वाला समय है 4 यूनिट और रुका हुआ समय मतलब, और जो समय रुका हुआ है उसको गिन लेता हूँ तो समय हो जाता है 5 यूनिट। इट मीन्स जो 1 यूनिट का समय है यही तो वो समय हो गया जितने समय के लिए बस रुकती है। ठीक भाई, ठीक है। अब देखो भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा कब, 5 यूनिट समय लेती है जब, और ये समय है बस जो रुक रुक के चलती है। इट मीन्स ये 5 यूनिट बराबर हो जाएगा कितने के, 1 घंटे के, 60 मिनट के। तो 5 यूनिट बराबर 60 मिनट के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा भाई, ये हो गया 12 गुना, तो इसको भी 12 गुना कर दो, 12 मिनट। मेरा आंसर ऑप्शन सी। ठीक, ठीक भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या बोल रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:6 है और इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखिए लेंथ क्या दे रखी है भाई, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:6। तो मैं इसको 5x और 6x कह दूँ, कह लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। और भाई क्षेत्रफल क्या होता है भाई, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, होगा कि नहीं। 5x गुणा 6x कितना हो जाएगा, 5×6 30 एक्स स्क्वायर, यही तो हो गया क्षेत्रफल। और ये बराबर किसके दे रखा है, 6 7 5 0 के दे रखा है कि नहीं, बिल्कुल दे रखा है भाई। 0 से 0 गया और 3 × 3 ये कितने से जाएगा भाई, 225 से जाएगा, दिख रहा है सीधे, ठीक। तो x बराबर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो x बराबर कितना आएगा भाई, वर्गमूल 225 कितना होता है, 15 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो बोल रहा है आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाई पहले तो एक बात आप सीधे सीधे ये समझिए कि लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में, अंकीय मान में निकाला जा सकता है। नहीं तो लंबाई होती है आपकी 1 डायमेंशनल यूनिट, एक आयामी इकाई, और क्षेत्रफल होता है आपकी 2 डायमेंशनल यूनिट, 2 आयामी इकाई। तो आप 1 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल से रेशियो नहीं निकाल सकते, ये सिंपल रूल है। तो यहाँ जिस अनुपात की बात कर रहा है ना, वो अनुपात होगा आपका किसका, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू का, ठीक। लेकिन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये तो आपको बस एक्स्ट्रा थोड़ी नॉलेज देने के लिए बोला था। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि लंबाई का क्षेत्रफल से अनुपात, भाई लंबाई कितनी है मेरी, 5x, 5x कितना हो जाएगा, 5 × x बराबर 15। और क्षेत्रफल कितना है मेरा भाई, क्षेत्रफल है 6 7 5 0, है ना, 6 7 5 0 निकाल लो, निकलेगा कि नहीं। 15 × 15, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 0, 5 × 5 5 × 45 90, ये आ गया आपका 1/90, मेरा आंसर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको ये बताया गया है, पहले मैंने ही बताया है, आप पिछले वीडियोज़ में देख लीजिए। 11 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या क्या होती है भाई, 1001 होती है कि नहीं। कैसे, आपको बताया गया होगा भाई, 7 11 और 13 इसका एलसीएम होती है 1001, होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। और ये 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या होगी कि नहीं इनकी, बिल्कुल होगी। तो आप एक बात देखिए, 11 से विभाज्य 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1001, इसके अंकों का योग 1 और 1 2। 13 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या क्या होगी, 1 और 1 2, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 दूनी 4, मेरा आंसर। 1 सेकंड का भी था ये क्वेश्चन, आप सच सच बताओ, ऑप्शन सी। भाई धुआं उड़ा दिया बिल्कुल, 1 सेकंड भी नहीं लगा ना इस क्वेश्चन को करने में। हालांकि आपको बेसिक से कराया जा सकता था वो क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम निकालना है आपको। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आराम से घर पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है या कुछ नया सीखना है तो आपको ऐसे ही सेकंडों में क्वेश्चन उड़ाते हुए चलना है, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या और 16 से 13 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, 13 से विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है भाई, 1001। तो अगर उसमें से मैं 13 माइनस कर दूं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 13 से विभाज्य, आएगी ना, बिल्कुल। तो 13 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी भाई, 1001 माइनस 13 कितना होता है भाई, 988, होगा कि नहीं। अब 988 को भाई बोल रहा है 16 से भाग दो तो कितना आएगा भाई आपका, रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछ रहा है। ये कितना आएगा, 16 कम 16, 16 6 96, 28, 16 कम 16, भाई ये आपका ये तो 12 आ रहा है भाई, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 7 28, हाँ भाई 12 आ रहा है रिमाइंडर। मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन कोई सा मैच नहीं कर रहा। चलिए भाई एक बार दोबारा करके देख लेते हैं, बेसिक से करते हैं चलो इस बार, ठीक भाई, ठीक है करके देखो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 13 से विभाज्य सबसे छोटी है 3 अंकों की संख्या, ये तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या होगी भाई, ये नहीं होगा आपको।
13 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या तो भाई 104 होगी। ये गड़बड़ होगी। 13 से विभाज्य सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी? 104। 13 8 104 है ना भाई। 100 से ऊपर की कोई भी संख्या जो 13 से भाग होती है वो होगी। ठीक, तो 104 को 16 से भाग दो, कितना आएगा? 16 से 96 भाई, 8 रिमाइंडर, 8 शेष रिमाइंडर, मेरा आंसर ऑप्शन डी। हो जाती है कभी कभी गलती, कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन एरर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। इस संख्या को अपने स्वयं के वर्गमूल से विभाजित किया गया तो परिणाम ज्ञात करें। भाई देखो 6561 81 का स्क्वायर होता है, याद है भाई? वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको 100 110 तक के सारे, मतलब 125 तक के स्क्वायर याद हो जाएंगे बेसिकली। आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। हालांकि एक ये होता है 81 का स्क्वायर। अब कैसे निकला ये बताते हैं। 6561 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो भाई देखो, वर्गमूल निकालने के लिए स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट है उनका पेयर बना लो, उनका जोड़ा बना लो। अब बताओ भाई किसका स्क्वायर करूं 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक में कि यूनिट डिजिट पर 1 आए। भाई 2 नंबर होते हैं भाई, या तो 1 का स्क्वायर करने पर आएगा या 9 का स्क्वायर करने पर आएगा। 9 में 81 होता है और 1 एकम 1 होता है। ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। भाई अब बाकी जो भी बचा है मेरा, जैसे 65 है भाई, ये 65 किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? भाई एक तो 8 का स्क्वायर हो गया, 8 8 64, और एक 9 का स्क्वायर हो गया, 9 निम 81। तो ये 64 और 81 के बीच में आ रहा है 65, आता है ना? बिल्कुल। भाई अब 65 64 और 81 में से किसके ज़्यादा करीब है? भाई 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में से किसके ज़्यादा करीब है? भाई ये तो 8 के स्क्वायर 64 के ज़्यादा करीब है। छोटी और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या के ज़्यादा करीब है, इट मीन्स यहाँ से मेरी छोटी संख्या आ जाएगी, आएगी 1। अगर यहाँ का नंबर 9 के ज़्यादा करीब होता, बड़ी संख्या के ज़्यादा करीब होता, तो मैं बड़ी वाली संख्या को ले लेता। ठीक भाई, तो ये 65 है छोटी संख्या के ज़्यादा करीब, इसीलिए यहाँ से आ गई छोटी संख्या, और इन दोनों में से हमेशा छोटी संख्या आएगी। ठीक, तो किसका स्क्वायर हो गया? भाई 6561 है 81 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है इसके वर्गमूल की गणना की गई जो आया 81, और इस संख्या को इसके स्वयं के वर्गमूल से विभाजित किया गया। भाई 81 का वर्गमूल होता है 9, अब इससे डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 9, मेरा आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त का व्यास दोगुना करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितनी वृद्धि होगी बेसिकली? ठीक है भाई, भाई व्यास दोगुना कर दिया मीन्स रेडियस भी दोगुना हो जाएगा। पहले मेरा एरिया होगा कितना? पाई आर स्क्वायर, अब हो जाएगा पाई 2r स्क्वायर, होगा ना? पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टे में 4r स्क्वायर। आर से आर भी कैंसिल कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 1/4 आ गया। आ गया। देखो भाई, पहले मेरा एरिया था 1 स्क्वायर यूनिट, अब हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। कितना बढ़ गया भाई? 3 यूनिट बढ़ गया। अब 3 बढ़ा है कितने पर भाई? 1 पर, बराबर कितना परसेंट? 100 से गुणा करेंगे तो 300%, मेरा आंसर। कौन सा है? कोई सा ऑप्शन नहीं है। पेपर में आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली आपका बी ही दिया गया होगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आंसर आपका होना चाहिए 300%। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ना कि उसने ये पूछा है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अगर क्वेश्चन होता क्षेत्रफल कितना हो जाएगा या हाउ मच एरिया इंक्रीजेज टू, तब मेरा आंसर होता 4 टाइम्स। लेकिन वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो भाई 300% या 3 गुना वृद्धि होगी, 3 टाइम्स, मेरा आंसर ऑप्शन कोई सा भी नहीं इनमें से। ठीक, हालांकि ऑप्शन बी आंसर दिया होगा पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक खाते में एक्स का बैलेंस ₹86.54 है और 55 रुपये 31 पैसे की जमा राशि और 84 रुपये 33 पैसे की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? ये क्या क्वेश्चन है? ये तो प्लस माइनस का क्वेश्चन दे दिया यार, सीधे सीधे। ठीक है चलो करते हैं। क्या बोल रहा है भाई? बैंक बैलेंस कितना है उसका? 86 रुपये 54 पैसे। ये मुझे आप लोगों का बैंक बैलेंस क्यों लग रहा है? मेरा भी वैसे इतना ही है। 86 रुपये 54 पैसे थे मेरे पास, अब उसमें जमा कितनी कर दी?
जमा करे हैं भाई 55 रुपये 55 रुपये 31 पैसे और निकाले हैं 84 रुपये 33 पैसे। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। तो कितना हो जाएगा भाई? बेसिकली ये टाइम लगाने के लिए दिया है क्वेश्चन, आपको पॉइंट में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन ये सब करना है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जमा घटा, बस वो चाहता है कि आपका समय खराब हो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आसान समझकर हम इसको जल्दी में करने के चक्कर में गलत कर बैठते हैं और अपना नंबर का नुकसान कर देते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को चाहे मेरे 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आराम से करना है, पहली बात। ठीक ठीक है, तो जोड़ लीजिए, जोड़ने वाले को जोड़ लो, घटाने वाले को घटा दो। ठीक है, 4 1 5 में से 3 गए 2, तो भाई ये तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन सी मेरा। ठीक है, ठीक 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 भाई, ये हो रहा है आपका बराबर 57 रुपये 52 पैसे के, मेरा आंसर ऑप्शन ए। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात करें। 3। क्या क्वेश्चन है? बहुत सरल क्वेश्चन है। कैसे? देखिए भाई, एक संख्या है कोई भी, मैंने मान लिया एक्स है, क्या किया भाई? 3003 से गुणा कर दिया गुणा। ठीक है, अब उसको विभाजित किया जाता है 7, 11 और 13 के एलसीएम से। इसी वीडियो में बताया है कि 7, 11 और 13 का एलसीएम क्या होता है भाई? 1001। भाई ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं 2019 में। ठीक ठीक है, तो भाई इससे विभाजित करो, क्या आएगा? 1 ठीक, बराबर कितना आ गया भाई? 3x। अब फिर दोबारा उसी संख्या से विभाजित करो जिससे शुरू में गुणा किया था, भाई ये थी x, x से x कैंसिल, भाई कितना आ गया? 3, मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सेकंडों में निपटाना भाई क्वेश्चन। ठीक ठीक है, यदि 10x + 5 अनुपात 42x + 8 5:8 के 3 गुना के बराबर हो तो x³ का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई 10x + 5 बट्टे में 42x + 8 बराबर 5/8 के 3 गुना। कह दूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। देखो, यहाँ कटेगा 5 एकम 5, ये कितना आएगा पूरा कट के भाई? 2x + 1 आएगा कि नहीं भाई? 5 दोनों में कॉमन है, ये कैसे कटेगा? 2 चौके 8, ये कितना कटेगा भाई? 21x + 4 कटेगा कि नहीं? 2 कॉमन है, बिल्कुल कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x + 4 बराबर 21 दिया 63x + 12। यहाँ से आ जाएगा भाई 55x बराबर -8, x बराबर -8/55। इसका क्यूब करेंगे तो भाई ऑप्शन में से तो कुछ नहीं आ रहा। एक सेकेंड, क्वेश्चन सही किया है। 10x + 5 42x + 8, ठीक है। 5:8 के 3 गुना के बराबर है, 3 गुना के बराबर है, ठीक है। x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड कैलकुलेशन में 2x + 1, ठीक है। 2 चौके 8, 21x + 4, ठीक है। 3 का गुणा 3 21 63, 4 3 12, ठीक है। 4 दूनी 8, भाई सब कुछ सही है। या तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, गड़बड़ है, नहीं तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है भाई। हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। बेसिकली आपको मेथड समझाने से मतलब है, मेथड समझने से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर नीचे होने से आंसर चेंज हो सकता है, उसकी कोई लोड मत लीजिए। अगर यही क्वेश्चन पेपर में आया है तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इसका क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भाई 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग क्या होगा? 160। एक सेकेंड का क्वेश्चन, कैसे? देखिए भाई क्या बोल रहा है 40 का वर्ग, पहले आपको मौखिक रूप से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। आप भी कोशिश कीजिएगा साथ में सॉल्व करने का। 40 का वर्ग क्या होगा भाई? 1600 होता है कि नहीं? 4 चौक 16 और 2 जीरो लग गए, 16 के पीछे 2 जीरो 1600, और 40% का 1/4 10%, मीन्स भाई 1600 का 10% कितना होगा? 160 आंसर। एक सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक भाई। 40 का वर्ग 1600 का 40% का चौथाई भाग कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 दाई 40, भाई 160 मेरा आंसर। ऐसे करना है पेपर में क्वेश्चन, ठीक। पेन उठाने की भी जरूरत ना पड़े, कोशिश यही रखनी है, लेकिन गलत नहीं करना इस चक्कर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो भाई मैंने माना मेरा पहले विक्रय मूल्य था SP1, 100 रुपये का बेचता था मैं, और तो मैंने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया भाई, तो इस SP2 कितना हो जाएगा भाई 300। 100 रुपये की चीज़ जो मैं पहले बेचता था, 100 रुपये में बेचता था जो चीज़, वो अब 300 रुपये की बेचने लग गया। उससे मेरा क्या हुआ भाई, जो मेरा प्रॉफिट था P, वो 5 गुना हो गया ना भाई, 5P हो गया। तो भाई देखो मेरा सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया मैंने भाई, 100 रुपये था, 300 का बेचने लगा, तो भाई 200 रुपये बढ़ा दिया, 200 यूनिट बढ़ा दिया बेसिकली, जिससे मेरा प्रॉफिट P से 5P हो गया। तो भाई मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया भाई, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया भाई 4P। कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब देखो भाई ये 200 बढ़ने से प्रॉफिट 4P बढ़ा है, तो मैं कह सकता हूँ भाई 4P बराबर कितने के, 200 के, तो भाई P बराबर कितने के हो जाएगा भाई, 4 पंजे 50 के, होगा कि नहीं भाई। इसका मतलब बेच रहा हूँ मैं 100 रुपये का, जिसमें से 50 रुपये तो मेरा प्रॉफिट है कि नहीं। इसका मतलब मैंने ख़रीदा कितने का होगा भाई, 100 रुपये में से 50 रुपये प्रॉफिट है, तो इसका मतलब मैंने 50 रुपये की चीज़ खरीदी है, 50 की खरीद के बेच रहा हूँ 100 रुपये की, कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ भाई 50 रुपये का। 50 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँ कितने पर, कॉस्ट प्राइस 50 पर, कितना होता है भाई, बराबर 1/1 बराबर 100%। भाई 100% प्रॉफिट कमा रहा था, निकम्मा कितना खा रहा है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है, स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन भाई, कितने का पड़ गया उसे स्कूटर, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई 42,000 प्लस जो उसने 6,000 खर्च किए हैं उस पर, है ना भाई, यही तो होगा उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 42 और 6 कितना भाई, 48,000 रुपये का उसने खरीदा है स्कूटर, उसको तो 48,000 का ही पड़ा ना, और बेच कितने का रहा है भाई 54,000 का। क्या रेशियो आया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, 6 × 48 6 × 9 = 54। 8 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, कितना रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का भाई, 1 का प्रॉफिट कितने पर भाई 8 रुपये पर। 1/8 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे भाई, 12 सहित 1/2%। मेरा उत्तर ऑप्शन बी 12.5 है ना भाई। भाई 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, कैसे 42 6 48, 48 से 54, 6 × 48 6 × 54, 8 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, मीन्स 1/8 12.5% आंसर, ऐसे निकालना है पेपर में, प्रैक्टिस के बाद आएगा ये सब। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 110 रुपये की एक वस्तु 104.5 रुपये में बेची गई, कितनी छूट दी गई थी भाई, मुंह से बताओ कितना आंसर, पेन नहीं उठाना इस क्वेश्चन में। 110 की चीज़ 104 रुपये 50 पैसे में बेची गई, कितना छूट मिली मुझे, 5.5 रुपये की छूट, कितने पे 110 पे, कितना हो गया भाई 1/20 बराबर 5% आंसर। ऐसे करना है, ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका। कैसे, खरीद रहा हूँ कितने का, सॉरी मार्क प्राइस है 110 रुपये, और बेच कितने का रहा है भाई 104 रुपये 5 पैसे। भाई कितना डिस्काउंट दे रहा है भाई 5.5 रुपये का, भाई डिस्काउंट दे रहा है 5.5 रुपये का, कितने पर, मार्क प्राइस 110 पर, भाई गुणा 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। हालांकि ये कितना आएगा, 5 1/20 आएगा, सीधे सीधे जा रहा है, 5 × 20 100, और आधा गुणा 20 10, 100 और 10 110, और 5 प्लस आधा 5.5, ऐसे करते हैं, बराबर कितना हो गया भाई 5% आंसर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15 क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 2 वर्षों में ₹1600 और 3 वर्षों में ₹1680 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब है भाई, एक साल में मैंने जितना मतलब कुछ रुपए प्रिंसिपल ब्याज पे दिया, अगले साल ब्याज और मूलधन जोड़ दूंगा, तो वो अगले साल के लिए एज अ प्रिंसिपल काम करेगा, एज अ मूलधन काम करेगा। फिर मतलब हर साल मेरा ब्याज संयोजित होता जाता है, जुड़ता जाता है मूलधन में, यही तो मतलब है। तो भाई जो मुझे 3 साल के बाद जो भी राशि मिली है उसके लिए मूलधन क्या होगा भाई, 1 साल पहले का मिश्र धन, है ना भाई। तो भाई देखो 2 साल में कितनी हो जाती है भाई राशि मेरी भाई 1600,
और 3 साल में कितनी हो जाती है भाई 1680। कितना ब्याज मिल गया मुझे भाई 80 रुपये का ब्याज मिला है ना। कितने पर भाई 1600 पर। काट दो, 16 कम 16, नो 8 कम 8, 8 दूनी 16, 20। ये हो गया। 1/20 को मैं क्या लिख दूँ, 1/20 बराबर कितना होता है भाई 5% होता है ना। 100 से गुणा कर दो, मेरा आंसर ऑप्शन ए। मौखिक था ये क्वेश्चन, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ पेन उठाना पड़ता है, वरना इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 सेकंड का समय लगना चाहिए और क्वेश्चन पढ़ने के साथ 10 सेकंड का। सारा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में ही गया है, ये क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में नहीं। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फंडामेंटल या मौलिक रूल ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करना है तो ध्यान रहे आपको उसको आराम से पढ़ने में, चाहे आपके 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, लेकिन उसको समझ के पढ़ना है। जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर में आप अपने 10 सेकंड भी खराब कर देंगे जो आपने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ने में लगाए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया 25,000 रुपये 1 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से किसके बराबर होगा यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, आप साथ साथ में पॉज कर कर खुद भी सॉल्व किया कीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, मैंने 25,000 रुपये दिए ब्याज पे 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब भाई 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे दे दिए, क्योंकि ब्याज जो है मेरा वो 1 साल में संयोजित नहीं हो रहा है, वो कंपाउंड या संयोजित हो रहा है हर 6 महीने में। तो आपको पता है 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं, कितने होते हैं भाई 12 महीने बट्टे 6 महीने बराबर 2 बार आते हैं ना 6 महीने। इट मीन्स जो रेट है, रेट कितना है मेरा भाई 4%, उसको मैं 2 से डिवाइड दे दूंगा, कितना हो जाएगा रेट 2%। और जो टाइम है मेरा, टाइम कितना हो जाएगा भाई, टाइम जो 1 वर्ष है उसको मैं ये 2 से गुणा कर दूंगा बराबर 2 ईयर। एज्यूम करूंगा 2 ईयर, बेसिकली ये ईयर नहीं होता, ये वो साइकिल होता है, वो चक्र होता है जितनी बार मेरा ब्याज संयोजित हुआ है। वैसे 1 बार हुआ है, 2 बार नहीं हुआ है। ठीक, चलिए फिर देखते हैं भाई। 2% को मैं कह सकता हूँ, इधर देखिए 2% बराबर 1/50, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, 2 को 100 से भाग देंगे तो बिल्कुल होगी। तो भाई देखो प्रिंसिपल और अमाउंट क्या रेशियो आएगा भाई, अगर प्रिंसिपल मेरा 50 रुपये है 1 साल बाद कितना हो जाएगा 51, मतलब 6 महीने बाद। फिर दोबारा 6 महीने बाद जो भी प्रिंसिपल आया है उसका अगले 6 महीने बाद जो अमाउंट आएगा उससे रेशियो होगा 50 से 51। इसका मतलब शुरुआत में जो मेरे 5×5 2500 रुपये थे वो 1 साल बाद कितने हो गए भाई, 51 का स्क्वायर कितना होता है भाई 2601 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है भाई उसने 2500 रुपये नहीं 25,000 रुपये दिए हैं उधार। इसका मतलब जो प्रिंसिपल आया है इसको क्या कर देंगे भाई 10 गुना, तो जो अमाउंट आया है उसको भी कितना कर देंगे 10 गुना, 26,010, मेरा आंसर ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, शुरू से देखते हैं। प्रश्न संख्या 17। ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 रुपये के साथ इसमें शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो बी कितने महीनों बाद इसमें शामिल हुआ। ठीक है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। देखो जो भी मेरा लाभ या नुकसान होता है वो किसके बराबर होता है, किस अनुपात में विभाजित होगा भाई। देखो प्रॉफिट और जो लॉस है बराबर जो भी मेरा शेयर रहेगा, शेयर मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसी के रेशियो में डिवाइड किया जाएगा भाई दोनों जनों में, जितने भी पार्टनर होंगे। ठीक है, समझ में आ गई भाई ये बात, यही बस फंडामेंटल रूल है किसका, पार्टनरशिप का। तो ठीक है चलिए देखते हैं क्वेश्चन।
भाई ए ने कितने रुपए लगाए? 75,000 रुपये। ठीक, 1 साल के लिए लगाए इसने तो पूरे, इसका मतलब 12 महीने के लिए लगाए। अब बी ने लगाए हैं भाई 37,500 रुपये। कितने महीने के लिए नहीं पता भाई, कुछ महीने बाद। इसका मतलब 12 महीने से मैंने मान लिया एक्स महीने बाद आया ये, तो इसने टोटल कितने महीने के लिए लगाया भाई? 12 - एक्स महीने के लिए। ठीक, और लाभ का अनुपात हो गया भाई 3:1। ठीक है भाई, यही कह रहा है क्वेश्चन। ये जा रहा है 2 0 से 2 0 भाई, ये तो 1 कम 1, 37 दूनी 34 2, ये तो सीधे 1:2 के अनुपात में जा रहा है भाई। 3 कम 3, 3 चौके 12, 12 - एक्स बराबर 4 दूनी 8, एक्स बराबर आ जाएगा भाई 4, मेरा आंसर। इसका मतलब बी 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, ऑप्शन ए मेरा आंसर। 8 महीने के लिए पैसा लगाया था भाई बी ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 क्या बोल रही है? एक छात्र के अंक 68 के स्थान पर 88 दर्ज किए गए, इससे कक्षा का औसत आधा अंक 0.5 बढ़ गया। ठीक, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? कितना बढ़ गया? 20/आधा 40 आंसर। ऐसे करना है पेपर में। ठीक है, कैसे भाई? देखो, छात्रों की संख्या क्या होगी? बेसिकली यहाँ कितना बढ़ने या घटने पर मेरा कंबाइंड रूप से कितना चेंज आ रहा है, वही मेरा एवरेज है भाई बेसिकली। ठीक है, एवरेज ऐसे ही काम करता है। आप इसको ऐसे मत देखो, आप इसको ऐसे भी देख लो कि भाई सबकी जेब में, मतलब एक छात्र के सबकी जेब में कुछ पैसे थे, कुछ रुपए थे। ठीक, एक छात्र की जेब में 68 के स्थान पर 88 रुपए आ गए। ठीक, तो सबकी जेब में औसतन आधा रुपए बढ़ गया। आप इसको ऐसे देख लो, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? ऐसे भी देख सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले छात्रों की संख्या होगी बराबर अंकों में, अंकों में चेंज या बदलाव बट्टे में कितना? औसत में बदलाव। ठीक, ये आपको समझाने के लिए लिखा है बेसिकली, वरना ये आपको मैं बेसिक से भी करके दिखाऊंगा। बराबर देखिए कितना है भाई, 68 से 88 हो गया। कितना चेंज आया भाई अंकों में? भाई 20 का चेंज। औसत में कितना चेंज आया भाई? 0.5, आधे का चेंज। इसको भाग देंगे कितना आएगा भाई? 40। छात्र, मेरा आंसर ऑप्शन डी। भाई आप बोल रहे हो ये कैसे किया? देखो भाई, आपको मैं एक बात बताता हूँ। औसत का क्या मतलब होता है भाई? किसी की जेब में, यहाँ मान लो भाई किसी छात्र के 80 अंक है, किसी के 100 अंक है, किसी के 60 अंक है, किसी के 86 अंक है, ऐसे कह के चल लो। किसी के 50 अंक है, किसी के 34 भी आए होंगे, किसी के आए होंगे 56 अंक, अलग अलग अंक आए होंगे। तो मैंने सबको जोड़ा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड दे दिया, छात्रों की संख्या से, है ना भाई? ऐसे ही तो मेरा औसत आता है। इसका मतलब अगर किसी एक के पास भी जो कोई चेंज होता है अंकों में, तो वो चेंज सब में बराबर बराबर बटा जाएगा। औसत का यही मतलब होता है, और वही काम मैंने यहाँ किया है भाई। एक के पास 20 अंक का चेंज आया, तो मैंने सबकी हिस्से में बराबर बराबर बांटा है। बेसिकली वो ऐसे होना चाहिए था भाई, 20 अंकों का जो चेंज है वो छात्रों की संख्या, वो कितना बटना चाहिए था भाई? सभी छात्रों की संख्या में बराबर बटना चाहिए था। छात्रों की संख्या में बराबर बराबर बटना चाहिए था, और वो आता मेरा 0.5, ऐसे आता। तो भाई यहाँ से मैंने छात्रों की संख्या को इज इक्वल टू के उस तरफ ले लिया और बराबर के इस तरफ ले लिया 0.5 को, है ना भाई? यही तो किया है मैंने। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आपको समझाने के लिए किया, वरना बेसिक से तो मैं कर ही सकता हूँ। एक्स मान के, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, ठीक, उसके बाद चेंज इतना हुआ है, वो सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको तेज करना है 2 सेकंड में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक, मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। बहुत प्यार से समझ में आएगा, थोड़ा सा जोर लगाना है बस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। ए बी से 2 गुना कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी अकेले कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए भाई, ए बी और सी,
कहाँ से बोलना शुरू कर रहा है, पीछे से चालू करेंगे। ए बी से दोगुना कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, बी सी से 3 गुना कुशल है। अगर सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी तो बी की होगी 3 गुना। भाई यही कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक। और ए बी से 2 गुना कुशल है, अगर बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट तो ए की एफिशिएंसी इससे दुगनी 6 यूनिट होगी। आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का, बिल्कुल आ गया। अब वो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यदि सी अकेले 30 दिनों में पूरा कर रहा है। भाई टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बताया था बिल्कुल। वर्क कितना है, सी अकेले 30 दिनों में पूरा करता है, सी की एफिशिएंसी है 1, 30 दिनों में पूरा करेगा मतलब 1 गुणा 3, ये हो गया टोटल कार्य। ठीक, अब तीनों मिलकर पूरा करेंगे तो वर्क हो गया 30, एफिशिएंसी तीनों की 6 3 9 1 10, 10 0 से 0 गया बराबर 3 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन ए। और इसी के साथ वीडियो की समाप्ति। भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। केवल 3% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एफर्ट लगता है, हिंदी में टाइपिंग लगती है, बहुत कुछ लगता है पेपर में करने में। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, शिकायत है वीडियो से, या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपको एज अ शॉर्ट वो क्वेश्चन दोबारा वीडियो बना के डाल दूँगा। और अगर आपको और किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन चाहिए या फिर आप बेझिझक बोल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका पूरे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको ला कर दूंगा। और आपको और भी कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई भी सुझाव देना हो या वीडियो का कोई पार्ट अच्छा ना लगा हो जिसमें आप चेंज चाहते हो या फिर आपको कुछ अप्रिशिएट भी करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। जय राम जी की, भारत माता की जय।